ओके फाइन। सो अभी हम लोग क्योंकि पाइथन का इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पाइथन कहते किसे हैं, मतलब पाइथन क्या चीज है। तो पाइथन बेसिकली बेटा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज नथिंग, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या काम होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो देखो होता क्या है, जब कोई दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उनको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और वो लोग एक लैंग्वेज के थ्रू आपस में बातचीत करते हैं। जैसे कि उनको हिंदी आती होगी या इंग्लिश आती होगी तो आपस में बात कर लेते होंगे। सेम पाइथन में होता है, जैसे फॉर सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। जैसे कि मान लो जब दो लोगों को आपस में बात करनी थी, तो उन लोगों ने बात करने के लिए एक कॉमन भाषा का प्रयोग किया, जैसे हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, और वो लोग अपने कम्युनिकेशन को परफॉर्म करा रहे थे। जब किसी यूजर को सिस्टम को कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है, या फिर जब किसी यूजर को सिस्टम को कोई कमांड देनी होती है, तो उसको भी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और उस लैंग्वेज को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहते हैं, इस बात को और भी ज्यादा डीप में जानने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप सभी लोग गूगल पर जाइएगा, गूगल पर जाकर के यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा। और यहां से आपको लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस का चैनल खोलना है। ठीक। और देखिए यहाँ पर लगभग सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें कि इंट्रोडक्शन हमने बताया है। तो हम क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे इन सब चीजों को समझाने के लिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप सभी लोग समझ जाएं कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं और प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक। तो अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह की ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे कि कोई भी यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, या कोई भी यूजर कंप्यूटर से अपना काम कराता है। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस आती है, जैसे कि सबसे कॉमन लैंग्वेज पहले मार्केट में चलती थी सी लैंग्वेज, उसके बाद आई सी प्लस प्लस लैंग्वेज, देन उसके बाद आई जावा लैंग्वेज, उसके बाद आई फिर पाइथन लैंग्वेज, या फिर इसी तरीके से मान के चलो डॉट नेट लैंग्वेज। देखो बाद कौन आया और पहले कौन आया ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब ये समझ लो कि अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डॉट नेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा हम क्या क्या करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा बेटा या तो आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, या तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है। या तो हम कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। वेरी गुड। तो या तो मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि आप कोई ऐप डेवलप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, वेबसाइट बनानी है तो बना लोगे, सॉफ्टवेयर बनाना है तो बना लोगे। अब एक चीज समझो, केवल पाइथन बेटा इनफ नहीं है। पाइथन के देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है बैक एंड और एक होता है फ्रंट एंड। क्लास के दौरान प्लीज बातचीत ना करिए, लाइव क्लास चल रही है। बैकएंड और फ्रंट एंड दो बातें होती हैं। तो बैकएंड का क्या रोल है, बैकएंड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि बैकएंड के द्वारा हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर का बैकएंड डिजाइन करते हैं। बैकएंड डिजाइन करने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अमेजोन में जाते हो, अमेजोन में मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट देखा, वो प्रोडक्ट जा करके आप लोगों ने वहां से ऐड टू कार्ट कर दिया, तो क्या होता है, कार्ट में ऐड हो जाता है। अब एक बात बताइए, आपने तो केवल ऐड टू कार्ट में क्लिक किया था, लेकिन वो कार्ट में ऐड कैसे हो गया। इसके पीछे बैकएंड में कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा ना, कि जब बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तो वहां पे उसको पहुंचाना है, उस पेज पे उसको रिडायरेक्ट करना है। अब जब आप ऐड टू कार्ट वाले पेज पे जाते हो तो वहां पे क्या करते हो, आप अपनी सारी डिटेल डालते हो, या फिर बाय नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो अगर साइन अप नहीं किया होगा तो साइन अप करने को बोलेगा, साइन अप कर दिया होगा तो फिर पेमेंट के लिए पूछेगा, एड्रेस डिटेल्स के लिए पूछेगा, पेमेंट का कंफर्म हो जाएगी तो ऑर्डर बुक हो जाएगा। तो तुम लोग तो जो भी काम कर रहे हो वो सब फ्रंट एंड पे कर रहे हो, कि तुमको स्क्रीन पर ऑप्शन दिखते जा रहा हो, तुम काम करते जा रहे हो। लेकिन ये सारी चीजें बेटा हो कहाँ पे रही है, ये सारी चीजें हो रही है बैकएंड के ऊपर। तो बैकएंड के ऊपर जब कोई भी काम होता है, बैकएंड के ऊपर जब कोई भी काम होता है तो वहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि अगर हमें एक ऐप बनाना है, तो उस ऐप का बैकएंड बनाने के लिए या तो आप पाइथन का यूज कर सकते हो, या तो आप जावा का यूज कर सकते हो, या तो फिर आप पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड को डिजाइन करने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग जो चीजें देख रहे हो अमेजोन के ऊपर या स्नैपडील के ऊपर, ये सब आपको फ्रंट एंड में दिख रहा है। फ्रंट एंड का मतलब होता है हाउ यूजर इंटरफेस विल लुक लाइक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रंट एंड, हाउ यूजर इंटरफेस विल लुक लाइक, मतलब यूजर का जो इंटरफेस है वो कैसा दिखेगा, ये फ्रंट एंड बताता है। बैकएंड ये बताता है कि यूजर जब किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेगा, यूजर जब किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कराएगा तो वहां पे क्या होगा। तो ये बैकएंड है। तो फ्रंट एंड में क्या क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एचटीएमएल सीख सकते हो, या सीएसएस सीख सकते हो, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। अच्छा बेटा इसी के सिवा एक चीज की आपको और जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है फ्रेमवर्क।
अब क्वेश्चन ये आता है सर कि फ्रेमवर्क किसे कहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट आता है? ओके फाइन, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो फ्रेमवर्क किसे कहते हैं ये समझो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि फ्रेमवर्क का काम क्या होता है। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब वॉल्स वगैरह पेंट करनी होती थी तो वॉल्स वगैरह पेंट करने के लिए देसी तरीका चलता था, ब्रश लेकर के पेंटर लगे रहते थे, जिससे कि कई दिन और कई महीनों का भी समय लग जाता था। लेकिन फिर एक मशीन के द्वारा पेंटिंग का ऑप्शन आ गया। जब मशीन के द्वारा पेंट किया जाता था तो काम क्या हो गया, कम समय में हो गया, और ज्यादा मतलब उसकी जो रिलेवेंसी है वो भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है ना, मतलब लोग उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे। हाथ वाले पेंट पे लोग विश्वास ज्यादा नहीं किया करते थे, कम विश्वास किया करते थे। तो हुआ क्या, ये जो मशीन के आने का काम हुआ, ये बेसिकली पेंटिंग के लिए एक तरह का फ्रेमवर्क है कि जिसका यूज करके हम अपने काम को क्या कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग की पूरी जर्नी में फ्रेमवर्क का क्या काम होता है। फ्रेमवर्क बेसिकली बेटा आपके काम को आसान बनाते हैं। जैसे कि मान लो हमने कहा कि सर पाइथन लैंग्वेज हमने सीख ली, अब पाइथन के ऐसे हमको कुछ फ्रेमवर्क बताइए जिससे कि हमारा काम इजी हो जाए। तो एक फ्रेमवर्क यूज होता है जिसका नाम है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है डीजेंगो। क्या नाम है फ्रेमवर्क का? डीजेंगो। ये फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क किसके साथ काम करता है, पाइथन के साथ। तो फ्रेमवर्क का नाम क्या है, डी जैंगो। ये एक तरह का बेटा फ्रेमवर्क है। देखो जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ो तो ये मत सोच करके पढ़ो कि ये मेरे सिलेबस में है या नहीं, ये मेरे सिलेबस में नहीं है। हमेशा ये सोच के पढ़ो कि वो सिलेबस का पार्ट है, वो टॉपिक का पार्ट है, हमको टॉपिक सीखना है। अगर आप टॉपिक सीख गए तो सिलेबस तो अपने आप खत्म हो जाएगा। कहा नहीं जाता था कि अगर आप लोग कोई कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो तो बच्चे से बोला जाता था कि तुम 11th 12th की मैथ तक तो सही से पढ़ लो, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम तो सब उसी पे ही डिपेंड होता है। तो ऐसा ही तो होता है। अब एक चीज समझो, डीजैंगो जो फ्रेमवर्क है बेटा वो किसका है, पाइथन का। इसी तरीके से एक फ्रेमवर्क यूज होता है बूटस्ट्रैप। ये जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है ये मान के चलो कि सीएसएस का है। समझ रहे हो? इसी तरीके से अभी एक चीज हम और बता दे रहे हैं, जैसे कि मान लो एक फ्रेमवर्क यूज होता है लारावेल। क्या यूज होता है, लारावेल। ये लारावेल फ्रेमवर्क यूज होता है पीएचपी के साथ में। तो अलग अलग तरह के फ्रेमवर्क्स मार्केट के अंदर है जो कि अलग अलग प्रोग्रामिंग के साथ में यूज होते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि हम क्योंकि पाइथन सीखने जा रहे हैं, तो सर हमको ये बताइए कि पाइथन के अंदर हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे, क्या क्या चीजें आप पाइथन के अंदर पढ़ाएंगे, ये सारी बातें। देखो, क्योंकि तुम लोग ये जानते हो कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन का यूज करके तुम लोग कोडिंग करोगे, ये तुमको पता चल गया होगा। लेकिन अब तुमको ये पता होना चाहिए कि पाइथन अगर सीख रहे हो तो इसके लिए प्री रिक्विसाइट्स क्या, क्या व्हाट इज प्री रिक्विसाइट्स। तो प्री रिक्विसाइट्स की अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले आपको यू हैव टू नो द बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। आपको क्या करना होगा, प्रोग्रामिंग का बेसिक पढ़ना होगा, जैसे कि वो लेक्चर में मैंने बताया। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप प्रोग्रामिंग के बेसिक के बारे में बात कर लेंगे, इसके बाद आपको जानना होगा जैसे कि सोर्स कोड किसे कहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट कोड किसे कहते हैं, ये आपको जानना होगा। तो इसके वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। या फिर मान लीजिए कि आपने सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड भी जान लिया, प्रोग्रामिंग का बेसिक भी पढ़ लिया, फिर आपको ये जानना होगा सर कि कंपाइलर किसे कहते हैं, असेंबलर किसे कहते हैं, और फिर आपको ये भी जानना होगा कि सर इंटरप्रेटर किसे कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि मान लीजिए आपको ऑलरेडी हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग जब उससे पढ़ते रहोगे तो आपको भी तो एक समय की बचत हो रही है ना। मैं इस सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं कह रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो 6 वीडियो पड़े हैं, अगर हम ये वीडियो पढ़ाने जाएंगे तो लगभग 2 दिन 3 दिन का समय बर्बाद होगा। और ये 45 मिनट आप लोग अपने घर पे अगर खर्च करोगे तो समय नहीं बच जाएगा आपका, कम से कम 2 3 दिन का समय बचा। जब आप लोग इतना सीख जाएंगे तो अगला काम ये होगा कि अब आपको ये सीखना होगा कि एल्गोरिदम किसे कहते हैं और फ्लो चार्ट किसे कहते हैं। सर व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट, कि हमें ये जानना है एल्गोरिदम किसे कहा जाता है और हमको क्या जानना है, फ्लो चार्ट किसे कहते हैं। यू हैव टू नो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को सॉल्व करने के लिए लगभग ये समझो कि मैं आपको एक असाइनमेंट शीट दूंगा। उस असाइनमेंट शीट में ये मान के चलो कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चंस को कैसे करना है मैं एक ओवरव्यू आपको दूंगा, चीजों को सिखाऊंगा, देन फिर ये काम आपको खुद करना है। जब आप इतना सीख जाओगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप एक चीज समझिए, आप लोग ये पढ़िए कि पीओपी क्या होता है वर्सेस ओओपी क्या होता है, मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। गाड़ी पूरे मार्केट में 2 तरह की आती है, एक होती है गियर्ड व्हीकल और एक होता है नॉन गियर व्हीकल। जैसे स्कूटी है नॉन गियर व्हीकल है, बाइक है गियर्ड व्हीकल है, कार भी आजकल गियर्ड में भी आ रही है और नॉन गियर्ड में भी आ रही है। तो इसी तरीके से चाहे दुनिया में बेटा कितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुन लो, मुझे लगभग 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंठस्थ, लगभग लगभग ये मान के चलो कि मुझे 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं और बहुत अच्छे लेवल पे आती है।
समझ रहे हैं? तो अब ये समझ के चलो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है। अगर वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, एक बात बताइए, जैसे आप लोग बाइक चलाना सीखते हैं, तो क्या जब आपको बाइक बदल के दी जाती है तो क्या बाइक नहीं चला पाते हैं? ऐसा नहीं होता, तब भी आप बाइक चला लेते हैं। अब आपको स्पोर्ट्स बाइक दे देंगे तो भी आप चला लोगे, अगर हम आपको स्कूटी दे देंगे तो भी आप चला लोगे, क्योंकि आपको बाइक चलानी आती है। लेकिन अगर आपको स्कूटी चलानी आती है तो हो सकता है कि बाइक आप ना चला पाओ, क्योंकि वो नॉन गियर्ड है, गियर्ड है। लेकिन बाइक जिसको चलानी आती होगी वो सब कुछ चला लेगा, और जिसको कार चलानी होती होगी वो तो फिर सब कुछ चला ही लेगा। समझ रहे हो? अब इस बात का यहाँ पे क्या लिंक था? प्रोग्रामिंग अगर सीखनी है तो ये समझो, हर एक बात को रियल वर्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करो। किससे कनेक्ट करना? रियल वर्ड से। अगर रियल वर्ड से कनेक्ट कर लिया तो समझो प्रोग्रामिंग मजाक है। अब समझो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है। दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का केवल दो ही कॉन्सेप्ट है। या तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी, या तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटा केवल दो तरह की होती है, एक होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पे किसी भी काम को करना है अगर, तो उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और फिर उस काम को किया जाता है। अब देखो, जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई फंक्शन होना है, मैंने एक चीज बोली प्रोग्रामिंग सीखनी है तो रियल वर्ड से कनेक्ट करो। अब देखो क्या एग्जांपल दे रहा है। तुम्हारे घर में कोई भी फंक्शन होना है, अब उस फंक्शन को कराने की जो जिम्मेदारी है वो घर के बड़े आदमी की है, मतलब तुम्हारे ग्रैंडफादर की। समझ रहे हो? तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि हमको ये इवेंट कराना है, उन्होंने पूरी भूमिका बना ली। अब ग्रैंडफादर इतने कैपेबल है ही नहीं कि वो किसी काम को कर पाएंगे, क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं देता है। अब उन्होंने काम पूरा सोच तो लिया क्या करना है, लेकिन उन्होंने वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने बच्चों में कि हमारे बच्चे इस काम को करेंगे। मतलब तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे अंकल या तुम्हारे ताऊ जी, चाचा जी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब तुम्हारे पिताजी क्या काम स्वयं करेंगे? नहीं करेंगे। वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हो क्या रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस का डायरेक्टर होने के नाते मैं जो भी काम देता हूँ वो अपनी टीम में डिवाइड कर देता हूँ कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम। अब उस टीम के नीचे भी तो सब टीम होगी जो काम कर रही होगी। मैं उस सब टीम के साथ में डायरेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं करूंगा। फील आ रहा है? मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंटिंग प्रेस में पैम्पलेट छापने के लिए दे दी। अब पैम्पलेट छापने वाला क्या करता है? पैम्पलेट खुद छापता है, लेकिन उसको फिनिशिंग देने के लिए किसी और से टाई अप कर रखा है। तो उसने जिससे टाई अप कर रखा है, मैं उससे तो बात करूंगा नहीं। मैं किससे बात करूंगा? मैंने जिसको पैम्पलेट छापने के लिए दिए हैं। लेकिन वो बंदा जो कि फाइनल टचवुड दे रहा है, वो क्या उसको ये परमिशन लेवल होना चाहिए कि वो डायरेक्ट आके सीधा हमको बताए कि भैया डायरेक्ट आप हमी से करवा लिए करो, हम छापते भी हैं। तो क्या हो गया? सिक्योरिटी नहीं रही ना, प्राइवेसी नहीं रही ना। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? जैसे कि मान लो तुम हो, तुम्हारा जो अधिकार है वो तुम्हारे पिताजी तक है, तो पिताजी से बोल सकते हो कि हम ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा जो परमिशन लेवल अपने ग्रैंडफादर तक कर दिया, तो तुम अगर कोई काम नहीं भी करना चाहोगे तो सीधा जाके ग्रैंडफादर को बोल दो। सिक्योरिटी रही? नहीं रही। समझ रहे हो? अब एक एग्जांपल और लो। डायरेक्टर ने, मतलब एक ऑफिस के मालिक होने के नाते उसने काम दे दिया। जो अकाउंट्स ऑफ डिपार्टमेंट था वो अपना काम करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, उनको कोई भी शिकायत होगी तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एचओडी से बात करेंगे। क्या उनके पास ये परमिशन होना चाहिए कि वो सीधा डायरेक्टर से जाके बात कर ले? तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में यही था। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में किसी भी बड़े प्रोग्राम को या फिर किसी भी बड़े से टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर दिया जाता था, और वो जब सब टास्क परफॉर्म कराए जाते थे तब बड़ा प्रोग्राम जाके एग्जीक्यूट होता था। मतलब जब तक तुम काम नहीं करोगे, जब तब तक तुम्हारे पिताजी का काम डन नहीं होगा, और जब तक तुम्हारे पापा, चाचा, ताऊ सब काम नहीं करेंगे तब तक ग्रैंडफादर का काम डन नहीं होगा। तुम्हारे पिताजी के दो बच्चे, दोनों ने जब काम पूरा किया तब पिताजी का काम पूरा माना जाएगा। ठीक है? और फलाने के दो बच्चे, जब वो दो काम करेंगे तो उनके पिताजी का काम पूरा माना जाएगा, और जब इन दोनों पिताजी का काम पूरा होगा तो ग्रैंडफादर का काम जाके पूरा। फील आ रहा है अंदर से? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली दिक्कत ये थी कि सिक्योरिटी नहीं हुआ करती। क्या हमने बोला? सिक्योरिटी नहीं। मतलब मेन फंक्शन, बड़े बड़े जो फंक्शन है, मतलब मेन फंक्शन जो है वो छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड तो हो गया, लेकिन वो छोटे छोटे फंक्शन किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर ले रहे थे, जो कि नहीं पॉसिबल, नहीं होना चाहिए था सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये बोला गया कि फंक्शन हजारों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर फंक्शन के पास अपना अपना डेटा होगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा और उससे रिलेटेड जो फंक्शन था उसको एक ब्लॉक में बंद कर दिया गया सिक्योरिटी देने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो तुम एक फंक्शन, जो तुम्हारा डेटा है वो तुम्ही तक सीमित रहना चाहिए। मैंने जितना भी काम था तुमको लैपटॉप में डाल करके तुमको हैंड ओवर कर दिया। तुम्हारा जैसे फॉर एग्जांपल पहले सर्वर लगाया, सर्वर के साथ 10 कंप्यूटर कनेक्ट है, कोई भी किसी का भी डेटा शेयर कर रहा है, हमने कहा सबको अलग अलग लैपटॉप दे दो काम करने, सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी? तो वहां पे क्या हुआ, सबका अलग कीबोर्ड, अलग माउस, अलग हार्ड डिस्क, अलग मॉनिटर, सब कुछ अलग हुआ। तो हुआ क्या, सबको सेपरेट डिवाइस मिला। सेपरेट डिवाइस मिला तो क्या हो, सिक्योरिटी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? समझ रहे हो मेरी बात? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करा गया था। क्या ड्रॉबैक्स थे? जैसे कि डेटा की सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन का डेटा एक्सेस करे ले रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या करा गया, इसमें ये किया गया कि डेटा और उससे रिलेटेड जो फंक्शन था उसको एक ब्लॉक में बंद कर दिया गया फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, ताकि केवल वही फंक्शन डेटा को एक्सेस कर पाए जिस फंक्शन के पास उस डेटा को एक्सेस करने की अथॉरिटी है। बाकी रेस्ट ऑफ द फंक्शन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। समझ गए? अब देखो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जैसे कि तुम्हारी सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के पहले एक चलती थी पास्कल लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज या बी लैंग्वेज है, ये सब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जैसे कि हमारा जावा है, या हमारा पाइथन है, या हमारा डॉट नेट है, या हमारा पीएचपी है, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। समझ में आया? अब एक चीज, मैं जब तुम लोगों को पाइथन पढ़ाऊंगा तो एक चीज समझ के चलो कि हमारा जो पाइथन रहेगा वो बेसिकली सी के ऊपर डिपेंड रहेगा। एक चीज समझो, किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सार है वो है सी लैंग्वेज। मतलब सी लैंग्वेज में आप जो कुछ भी सीखते हो, सी लैंग्वेज में बेटा आप जो कुछ भी सीखते हो वही सारी की सारी चीजें उठा करके हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जावा के अंदर, वही सारी की सारी चीजें उठा करके हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर। यानी अगर हमको सी लैंग्वेज अच्छे से आ गई तो जावा, पाइथन, डॉट नेट कुछ भी सीखो सब मजाक लगेगा। समझ में आया? यानी हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? सी लैंग्वेज के ऊपर भी रहेगा, साथ साथ पाइथन पे भी रहेगा। यानी वी आर गोइंग टू लर्न पाइथन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज। क्योंकि देखो पाइथन के मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट है वो सी लैंग्वेज से लिए गए। समझ रहे हो? पाइथन के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कहां से लिए गए? सी लैंग्वेज से लिए गए, है ना? अच्छा, इसी के साथ साथ आप लोग को एक चीज और बता रहे हैं। प्रणव, यहां तक समझ में आया आपको? जी। क्या हुआ? ओके फाइन, तो अभी हम लोग एक चीज करेंगे। देखो पाइथन के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको पाइथन स्टार्ट करना है तो कहाँ से करना है। ये सारे टॉपिक पहले खत्म करने हैं, फिर सी लैंग्वेज का बेसिक लेकर के चलूंगा मैं, तो आप लोग को पाइथन समझ में आता रहेगा। अगला काम आप लोगों का ये रहेगा कि पाइथन लैंग्वेज की ये हिस्ट्री दी हुई है मैंने इस पीडीएफ, ये हिस्ट्री आप लोग स्वयं रीड कर सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा। देन फिर इसको समझाने में भी मजा आएगा। हालांकि इतने इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है जिसमें कि ये सारी बातें एक्सप्लेन्ड है कि पाइथन कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है, पाइथन क्यों यूज होती है, पाइथन के सिंटैक्स क्या है, ठीक है, पाइथन जो लैंग्वेज बनाई गई है वो पाइथन का मेन कोर क्या था ये भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ एप्लीकेशन एरियाज क्या है पाइथन के ये भी लिखा हुआ है, और साथ ही साथ पाइथन को इजी लैंग्वेज बोला जाता है तो ऐसा क्यों है, पाइथन को बनाया किसने था, पाइथन की हिस्ट्री क्या है, ये सारी बातें इस पीडीएफ में मेंशन रहेंगी। तो ये सारा कुछ हम आपको ग्रुप पे शेयर कर दे रहे हैं, आपको ऐड करना है। पाइथन मैथ जनवरी 24 ना, और जनवरी वी आर रनिंग द क्लासेस, ऐड पार्टिसिपेंट। तो प्रिया,
ये एक काम कर लो, मैं आपको क्लास का लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है। जो लोग भी इनवाइट होना चाहते हैं और लाइव क्लास को कनेक्ट करना चाहते हैं वो ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रिया प्रिया प्रिया, यही है ना? आ, प्रणव, मैं आपको भी लिंक शेयर कर रहा हूँ बेटा, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं नोट शेयर कर दूँ। Everyone, please join the group very quickly so that I can share the notes. Hopefully, you all are joined. Huh? 45. So now I'm going to share the notes. देखो, इस ग्रुप के अंदर आप लोगों को पाइथन का हिस्ट्री मिल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ये जो हिस्ट्री वाला पीडीएफ है ये लगभग फिनिश करके चलना है। ओके, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल अभी आप लोग यहाँ तक खत्म करिए, जब आप लोग इतने टॉपिक्स खत्म कर लीजिए फिर हमको बताइए, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं, बिल्कुल भी परेशान ना होना। और देखो, किसी भी कोर्स को सीखना बिल्कुल स्लो चलो। एट लास्ट ये मान के चलो कि जनवरी तक हम सब खत्म करा देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब आप लोग को कोर